प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के गणित विषय के पाठ संख्याओं के साथ खेलना के बारे में जानेंगे। नमस्कार बच्चों, जेसीईआरटी के डिजिटल शाला के डीजी साथ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम छठी कक्षा के गणित के अध्याय 4 के टॉपिक संख्याओं के साथ खेलना पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके संबंधित गुणों पर विस्तृत बातें करेंगे, एक समझ बनाएंगे ताकि भविष्य की गणितीय संक्रियाओं में आपको मदद मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के साथ खेलना। जब हम संख्याओं के साथ खेलने की बात करते हैं तो वास्तव में हम संख्याओं के प्रति अपनी एक समझ बना रहे होते हैं, जो आगे चलकर गणितीय कौशल के विकास में हमारी सहायता करता है। आज के इस खेल में हम संख्याओं से जुड़ी कुछ अन्य तथ्यों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड की चर्चा करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, राजू के पास 8 कांच की गोलियां हैं और वह इन गोलियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में गोलियों की संख्या समान हो अथवा बराबर हो। वह इन्हें निम्न विधियों से व्यवस्थित करता है और गोलियों की कुल संख्या की गणना करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह प्रत्येक पंक्ति में एक गोली रखता है। आप देख रहे हैं यहाँ पंक्तियों की संख्या 8 है और गोलियों की कुल संख्या भी 8 है। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली, 6 गोली, 7 गोली, 8 गोली। पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए, अब वह गोलियों को दूसरी तरह व्यवस्थित करता है। उसने प्रत्येक पंक्ति में 2 गोलियां रखी हैं और यहाँ पंक्तियों की संख्या 4 है और गोलियों की संख्या 8। पहली व्यवस्था में हमने क्या देखा था? पहली व्यवस्था में हमने देखा था कि राजू ने 8 पंक्तियों में एक एक गोली रखी थी और यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि राजू ने 4 पंक्तियों में 2-2 गोलियां रखा हुआ है। यानी पहले वाली व्यवस्था में 8 पंक्ति थी और दूसरी वाली व्यवस्था में 4 पंक्तियां थी। आइए अब उसकी तीसरी व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ उसने 3 पंक्तियां ली हैं। कितनी पंक्तियां ली? 3। और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 गोलियां रखना चाहता है। परंतु यह क्या, 2 पंक्तियों में तो उसने 3-3 गोलियां व्यवस्थित कर दी, लेकिन तीसरी पंक्ति के लिए उसके पास सिर्फ 2 गोलियां ही बची, क्योंकि उसके पास सिर्फ 8 गोलियां थी। पहली पंक्ति में 3 रखा, दूसरी पंक्ति में 3 रखा और तीसरी पंक्ति में आते आते उसके पास मात्र 2 गोलियां बची। अर्थात उसके तीसरे पंक्ति में 3 गोलियां व्यवस्थित नहीं हो सकी। तीसरी पंक्ति में सिर्फ 2 गोलियां ही रह गए और इस तरह से उसका तीसरा पंक्ति अधूरा रह गया। उसने बाद में 2 पंक्तियों में 4-4 गोलियों को व्यवस्थित किया और उसने इसमें सफलता पाई। मतलब कि अब उसने क्या किया कि
चार चार गोलियों को व्यवस्थित किया और इसने दो पंक्तियों में उन्हें रखा। मतलब पहली पंक्ति में 4 गोली और दूसरी पंक्ति में 4 गोली। यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 2 और गोलियों की कुल संख्या कितनी हुई? 8। राजू ने गोलियों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को जारी रखा और प्रत्येक पंक्ति में 5 गोलियां रखने का फैसला किया। परंतु पहले पंक्ति में तो 5 गोलियां व्यवस्थित हो गई, लेकिन दूसरी पंक्ति के लिए उसके पास मात्र 3 गोलियां ही बची और इस प्रकार उसकी दूसरी पंक्ति अधूरी रह गई। प्रक्रिया को जारी रखते हुए उसने इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 6 गोलियां रखनी चाहिए। पहली पंक्ति में उसने 6 गोलियां रखी और दूसरी पंक्ति के लिए उसके पास केवल 2 गोलियां रह गई। पुनः 7 गोलियां रखने पर दूसरी पंक्ति के लिए केवल 1 गोली बची। मतलब कि पहली पंक्ति में 5 गोलियां रखने पर दूसरी पंक्ति में 3 गोलियां ही आ पाई। 6 गोलियां रखने पर दूसरी पंक्ति में 2 गोलियां ही आई। 7 गोलियां एक पंक्ति में रखने पर दूसरी पंक्ति में सिर्फ 1 गोली आई। और जब वह 8 गोलियों को एक पंक्ति में रखा तो स्थिति कुछ इस तरह हुई। अब बताइए, इस गतिविधि से राजू ने क्या निष्कर्ष निकाला? इस गतिविधि से राजू इस तथ्य से अवगत हुआ कि 8 को विभिन्न प्रकार से 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। आप देख रहे हैं कि राजू की पहली व्यवस्था के अनुसार 8 बराबर 1 गुना 8। याद कीजिए पहली व्यवस्था क्या थी? उसने 8 पंक्तियों में 8 गोली को रखा था। तो इसे गणित के तौर पे हम कैसे दर्शाएंगे? 8 बराबर 1 गुना 8। दूसरी व्यवस्था में उसने क्या किया था कि 2 पंक्तियों में 4-4 गोलियां रखी थी, यानी 8 बराबर 2 गुना 4। तीसरी व्यवस्था में पंक्ति अधूरी रह गई थी। चौथी व्यवस्था में उसने किया था कि 2 पंक्तियों में 4-4 गोलियां रखी थी, यानी 8 बराबर 4 गुना 2। पांचवी, छठी और सातवीं व्यवस्था में पंक्तियां अधूरी रह गई थी और 8वीं व्यवस्था में हमने देखा था कि उसने एक ही पंक्ति में 8 गोलियों को रखा था, यानी 8 बराबर 8 गुना 1। अब देखिए, इससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि 1, 2, 4 और 8 वो संख्याएं हैं जिनसे 8 पूरी तरह विभाजित हो जाता है और 3, 5, 6, 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 8 पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। अर्थात 1, 2, 4 और 8 संख्या 8 के विभाजक हैं और 3, 5, 6, 7 संख्या 8 के विभाजक नहीं है। यहाँ हम यह समझेंगे कि जिन संख्याओं से 8 पूर्णतः विभाजित होता है वो सभी संख्याएं 8 के गुणनखंड कहलाएंगे। यानी 1, 2, 4 और 8 संख्या 8 के गुणनखंड हुए। अब कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। हम संख्या 12 की स्थिति को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 12 की विभिन्न स्थिति कुछ यूं दिखाई दे रही है। 12 बराबर 1 गुना 12 लिख सकते हैं हम ऐसे 12 को। 12 बराबर 2 गुना 6 हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 बराबर 3 गुना 4 इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। 12 बराबर 4 गुना 3, 12 बराबर 6 गुना 2 और 12 बराबर 12 गुना 1। हमने 12 को गुणनखंड के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से लिखा। अर्थात 1, 2, 3, 4, 6 और 12 वो संख्याएं हैं जिनसे 12 पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 वो संख्याएं हैं जिनसे 12 पूरी तरह विभाजित हो जाता है। अतः 12 के गुणनखंड कौन कौन हुए? जी हाँ, 12 के गुणनखंड हुए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। समझ गए? स्पष्ट है? चलिए, इसी प्रकार
हम देख सकते हैं कि कुछ अन्य संख्याओं के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। देखिए, 11 गुणनखंड क्या क्या हैं? 11 के गुणनखंड हैं 1 और 11, अर्थात 11 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन हैं? 1 और 11। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड हम देखते हैं। 15 के गुणनखंड कौन कौन है? 1, 3, 5 और 15, अर्थात 15 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन हैं? 1, 3, 5 और 15। अब हम 20 को देखें तो 20 के गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। देखिए, और उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर ही गुणनखंड की हम एक परिभाषा दे सकते हैं जो इस प्रकार है। वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं कि गुणनखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। हमने जिन जिन बातों पर अभी चर्चा की है उससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो हम ये निकालते हैं कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। दूसरा निष्कर्ष, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। संख्या 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। चौथा निष्कर्ष, किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा प्राकृत संख्या होता है। इसी तरह किसी संख्या का गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। और अंत में एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। बच्चों, अब मैं समझता हूं कि आप गुणनखंड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। अब आप हमें यह बताइए कि हमें संख्या 16 के सभी गुणनखंड को ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका उत्तर पाने के लिए हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना होगा जिनसे 16 पूरी तरह से विभाजित होता है। आइए देखते हैं कि 16 किन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होता है। 16 को हम 1 गुना 16 लिख सकते हैं, मतलब 1 से पूरी तरह विभाजित है। 16 को हम 2 गुना 8 लिख सकते हैं, यानी 2 से भी 16 पूरी तरह विभाजित है। 16 को हम 4 गुना 4 लिखते हैं, यानी 4 से भी 16 पूर्णतः विभाजित है। 16 को हम 8 गुना 2 लिखते हैं, यानी 8 से भी 16 पूर्णतः विभाजित है। और अंत में 16 गुना 1 भी हम 16 को लिखते हैं, यानी 16 से तो विभाजित होगा ही होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 16 1, 2, 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब ये कि 1, 2, 4, 8 और 16 के गुणनखंड हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि 16 तक की अन्य संख्या जैसे 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 से 16 पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। यानी 16 के गुणनखंड हमारे पास क्या क्या आए? 1, 2, 4, 8 और 16। हमने गुणनखंड को समझा और अब आइए हम गुणज को समझते हैं। गुणज क्या है? चलिए, गुणज को समझने से पहले हम लोग एक गतिविधि कर लेते हैं। माचिस की कुछ तीलियां लेते हैं। प्रत्येक तीली की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब चलिए इन्हें व्यवस्थित करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक तीली 3 सेंटीमीटर की है। 2 तीली लेने पर इसकी लंबाई क्या होगी? 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। 3 तीली लेने पर इसकी लंबाई क्या होगी? 3 + 3 + 3 = 9 सेंटीमीटर। अगर हम 4 तीली लें तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 3 + 3 + 3 + 3 = 12 सेंटीमीटर। इस उदाहरण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आइए एक बार फिर से समझते हैं। हमने देखा एक तीली की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर बराबर 1 × 3। एक तीली है
और उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 1 गुना 3 बराबर 3 सेंटीमीटर। इसी तरह 2 तीलियों की लंबाई 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी 2 तीली है, इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह 3 तीलियों की लंबाई 3 + 3 + 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 तीलियाँ हैं तो गुना के रूप में इसको हम 3 गुना 3 बराबर 9 सेंटीमीटर लिखेंगे। और 4 तीलियों की लंबाई 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 4 तीलियाँ हैं तो गुना के रूप में हम इसे 4 गुना 3 बराबर 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। हम जब तीलियों की लंबाई को मापते हैं तो हमें क्रमशः 3, 6, 9 और 12 सेंटीमीटर प्राप्त होते हैं। जितनी तीलियों को हम जोड़ते हैं, अर्थात तीलियों की संख्या से तीली की लंबाई को गुना करने पर हमें 3, 6, 9, 12 प्राप्त होता है। 1 तीली मतलब 3 सेंटीमीटर, 2 तीली मतलब 6 सेंटीमीटर, 3 तीली मतलब 9 सेंटीमीटर और 4 तीली मतलब 12 सेंटीमीटर। और जो 3, 6, 9 और 12 हमें यहाँ प्राप्त होते हैं, ये वही संख्याएं हैं, यानी 3, 6, 9, 12 ही 3 के गुणज कहलाएंगे। यानी 3, 6, 9, 12 3 के गुणजों को दर्शाता है। हम जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ाएंगे, हमें 3 के अन्य गुणज प्राप्त होते जाएंगे। उपर्युक्त उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि गुणज, जिसे हम अपवर्त भी कहते हैं, का शाब्दिक अर्थ है गुना से बनने वाली संख्याएं। आइए कुछ संख्याओं के गुणजों को देखते हैं। 5 के गुणज लेते हैं। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह से 5 के गुणज 5, 10, 15, 20 होंगे। आगे ही बढ़ते जाएगा, हम जितनी भी बार गुना करते जाएंगे गुणजों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस तरह 6 के गुणज 6 होंगे, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। 11 गुणज क्या होगा? 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा। 18 गुणज 18, 36, 54, 72 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि गुणज क्या होते हैं। आइए गुणज के कुछ तथ्यों से रूबरू होते हैं। पहला, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। दूसरा, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बराबर अथवा बड़ा होता है। और तीसरा, एक संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, मतलब अनलिमिटेड। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे जैसे उदाहरण में लिया कि 5 का, 6 का, 11 का, 18 गुणज, 4 गुणजों को हमने यहाँ लिखा, लेकिन हम जितना गुणज निकालना चाहें वो निकलते चला जाएगा और उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आइए गुणज पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, 7 के प्रथम 5 गुणजों को लिखिए। आपको बताना है कि संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन है। और दूसरा प्रश्न है कि 13 के प्रथम 4 गुणजों को लिखिए। आइए इसका उत्तर ढूंढते हैं। 7 के प्रथम 5 गुणज को निकालने के लिए हम 7 को बारी बारी से 1, 2, 3, 4 और 5 से गुना करेंगे। 5 तक जाएंगे क्योंकि हमें 5 गुणज निकालने हैं। आसान है ना। सबसे पहले 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा। 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 आएगा। और 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 आएगा। यानी 7 के पहले 5 गुणज कौन कौन होंगे? 7, 14, 21, 28 और 35। अर्थात 7, 14, 21, 28 और 35 7 के प्रथम 5 गुणज हैं। इसी तरह आप दूसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 होगा। 13 को 2 से गुना करेंगे तो 26 होगा। 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39 होगा। 13 को 4 से गुना करेंगे तो 52 होगा। तो 13 के पहले 4 गुणज क्या क्या होंगे? 13, 26, 39 और 52। तो देखा आपने, दोनों प्रश्न कितने आसान थे और हमने
कितनी आसानी से इन्हें हल कर लिया। बच्चों, हमने गुणनखंड और गुणज को समझ लिया। अब आइए कुछ ऐसी संख्याओं का यहाँ पर जिक्र करते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। आपने सम संख्याओं का नाम सुना होगा। सम संख्या, जिन्हें अंग्रेजी में हम इवन नंबर कहते हैं, सुना है? जी हाँ, बिल्कुल सही। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे जो 2 से विभाजित होते हों। एक दूसरी संख्या है जिन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में विषम संख्या को हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये ऑड नंबर कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं, वे विषम संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आप सम संख्या जानते हैं, आप विषम संख्या जानते हैं। चलिए सम संख्या और विषम संख्या के साथ कुछ अन्य संख्याओं को भी जानें। आप बताइए, अभाज्य संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, जिनको हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। बच्चों, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। कहने का मतलब ये है कि एक और स्वयं को छोड़कर वो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। ऐसी संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्याओं को समझिए थोड़ा सा और। इससे जुड़े 2 तथ्य हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। पहला तथ्य यह है कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या की शुरुआत संख्या 2 से होती है और 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। यानी 2 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्याओं के समूह में विषम संख्या नहीं है। यानी 2 सम संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या है। हमने अभी देखा कि अभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य। अब हम देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या है। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आप गुणनखंड को जानते हैं तो इसे ऐसे समझिए कि भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। मतलब वैसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहेंगे जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, 4 एक भाज्य संख्या है। क्यों? अगर हम 4 का गुणनखंड निकालें तो 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 होगा। यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 3। यानी 2 से अधिक है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। इसी तरह 6 को देखिए। 6 के गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2, 3 और 6। 6 के 4 गुणनखंड हो गए, यानी 2 से अधिक है, इसलिए 6 भी एक भाज्य संख्या है। इसी तरह 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8, यानी 4 गुणनखंड है, ये भी भाज्य संख्या है। 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9, यानी 3 गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक है, यानी 9 भी भाज्य संख्या है। 10 के गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 है, यानी 4 गुणनखंड है जो 2 से अधिक है, इसलिए 10 भी भाज्य संख्या है। इस तरह आप देख रहे हैं कि उपरोक्त संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। आइए अब जानते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं। सह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में हम इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 संख्याओं के युग्म, युग्म मतलब समझते हैं, जोड़े। 2 संख्याओं के युग्म सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि उनके एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब जैसे हम संख्या लेते हैं 5 और 9। 5 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1 और 5।
और 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 3 और 9। 1, 5 और 1, 3, 9 में दोनों में कौन सी संख्या है? वो एकमात्र संख्या 1 है और बाकी कोई भी संख्या दोनों में कॉमन नहीं है, यानी उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब 5 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही है। इसी तरह हम 8 और 15 का उदाहरण भी ले सकते हैं। 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8, 15 के गुणनखंड 1, 3, 5 और 15, यानी यहां भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 1। तो यहां 8 और 15 का जो युग्म है वो भी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य त्रिक, इंग्लिश में हम इन्हें प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। आखिर अभाज्य त्रिक है क्या? तो आइए देखते हैं। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर होता है अभाज्य त्रिक कहलाते हैं। फिर से दोहराता हूं मैं। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर होता है अभाज्य त्रिक या प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं। जैसे 3, 5 और 7। 3, 5, 7 3 अंक हैं और तीनों के बीच कितना फासला है, कितना अंतर है? 2 का। इसलिए ये तीनों संख्याएं अभाज्य त्रिक होंगे। आइए अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से कौन भाज्य संख्या है और कौन अभाज्य? संख्याएं हैं 13, 19, 21, 23, 33, 47, 49, 57, 111 और 369। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप जैसे कि परिभाषा जानते हैं, परिभाषा के अनुसार 21, 33, 49, 57, 111 और 369 जो होंगे वो भाज्य संख्याएं होंगी और शेष यानी अभाज्य संख्याएं कौन कौन होंगे? 13, 19, 23 और 47 अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अभाज्य गुणनखंडन के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी में हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंडन। आइए इसे भी हम उदाहरण से ही समझते हैं। एक संख्या 24 लेते हैं। हम 24 को देखिए इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। 24 को हम 3 गुना 8 भी लिख सकते हैं। 24 को हम 4 गुना 6 भी लिख सकते हैं। 24 को हम 2 गुना 12 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम तीनों पैटर्न को आगे बढ़ाएं तो 3 गुना 8 को और तोड़ें तो क्या होगा? 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह दूसरा पार्ट में जाएं तो 4 गुना 6 को आगे बढ़ाएं तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 6। और तीसरे पार्ट में हम 2 गुना 12 को आगे बढ़ाएं तो 2 गुना 2 गुना 6 होता है। फिर हम तीसरे स्टेप में अगर पहुँचे तो पहला जो 3 गुना 8 हमारे किस में बदल जाता है? 3 को हम दाईं ओर ले जाते हैं और तीनों 2 को पहले ले आते हैं, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये 24 का फैक्टर हो गया। फिर देखते हैं दूसरे पार्ट में, यहाँ भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आता है और तीसरे पार्ट में भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आता है। 24 के उपरोक्त सभी गुणनखंडों में अंत में एक ही गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 पर पहुंचते हैं। इस गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही गुणनखंड हैं और ये अभाज्य संख्या है। आप गौर कर रहे हैं कि 24 का 3 तरह से हमने गुणनखंडन किया और तीनों ही स्थिति में हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और इसमें कौन सी 2 संख्याएं हैं? 2 और 3। और 2 और 3 कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। किसी अन्य संख्या को लेकर भी आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, विभिन्न प्रकार की संख्याएं जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य त्रिक, कई प्रकार की संख्याओं को हमने जाना, समझा और आने वाले समय में इसका अनुप्रयोग भी करने हेतु हम तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम
आगे की तैयारी हेतु फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।